Hello everyone, greetings to all. This is Sakshi Agrawal here in front of you with a new video on a new topic that is हैंडलूम एंड पावरलूम. सो आज का ये वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जो कि CTET, DSSS, KVS, NVS या फिर रीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर कोई ऐसा एग्ज़ाम दे रहा है जिसमें टॉपिक कवर होता हो. सो वो सभी एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख सकते हैं. बाकी बात करें तो इसमें जो भी पॉइंट्स आपको अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट लगे उसके आप स्नैप्स ले सकते हैं या फिर राइट डाउन कर सकते हैं, वट एवर यू थिंक फिट विद यू. पहले इस वीडियो में जो स्लाइड्स आएंगी उनमें इसके मीनिंग या फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं. लास्ट में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी रखे हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. सो विद दिस जनरल इन्फो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और ला क्लासेस बिगिन. सबसे पहले हम देखेंगे कि मीनिंग क्या है हैंडलूम और पावरलूम का. सो हैंडलूम बेसिकली क्या है, हथकरघा होता है, यानी कि ऐसा कुछ बुनाई सिलाई जो हम कर रहे हैं जिसमें हाथ का यूज़ हो रहा हो तो वो हथकरघे के अंदर आएगा. जबकि पावरलूम क्या है, हम इलेक्ट्रिसिटी का या फिर ऐसी मशीन्स का, मैकेनिकली चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं जिसके द्वारा वीविंग या फिर सीविंग जो भी हो रहा है. Handlooms are manually operated looms used for weaving in which picking and bitting is done manually by human hands. यानी कि बेसिक क्या है, ह्यूमन अपनी पावर का यानी कि ह्यूमन हैंड्स का यूज़ कर रहा है. जबकि पावर लूम्स आर मैकेनाइज्ड लूम्स driven by steam engines or electric power in which shedding, picking and bitting are done automatically rather than manually. इसमें क्या है, हम ऑटोमेटिक चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करते हैं, मशीन्स का, इंजन्स का, अपनी सीविंग या फिर पिकिंग वगैरह करने के लिए. तो ये इसका मेन बेसिक डिफरेंस भी है कि हैंडलूम में क्या है, आपका जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है हैंड का यूज़ हुआ है या फिर मैनुअली यूज़ हुआ है. और पावर लूम में क्या है, पावर का या फिर इंजन्स का या फिर मैकेनिकल का चीज़ों का यूज़ हुआ है. आगे हम बात करेंगे तो पीएम मनमोहन सिंह ने इसके लिए क्या किया था. तो पीएम मनमोहन सिंह लॉन्च्ड हैंडलूम मार्क इन न्यू दिल्ली 28 जून 2006. 2006 में 28 जून को उन्होंने हैंडलूम मार्क लॉन्च किया था. यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर उस टाइम कौन थे, शंकरेसन वघेला. ठीक है, ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बन जाते हैं. एक तो ये कि भाई उन्होंने कब हॉलमार्क इसका जारी किया, तो हॉलमार्क जारी किया था उन्होंने इसका 28 जून 2006 को. और उस टाइम का टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन हुआ करते थे, तो श्री शंकरेसन वघेला. ठीक है, ये 2 नाम आपको याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो डेट हो गई और एक दूसरा टेक्सटाइल मिनिस्टर का नाम. आगे हम बात करते हैं कि मोदी जी ने इसके लिए क्या किया है. तो नेशनल हैंडलूम डे अनाउंस किया गया है कि 7 अगस्त 2015 को 7 अगस्त 2015 को पहली बार ये सेलिब्रेट किया गया और उसी दिन को चुना गया कि हम क्या मनाया करेंगे, अपना नेशनल हैंडलूम डे मनाया करेंगे. तो ये डेट भी आप याद कर लीजिए. बाकी अगर हम बात करें तो हैंडलूम से एक और डेट भी अपन को याद आती है, वो है स्वदेशी मूवमेंट 1905 जो कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था. इसमें क्या था कि स्वदेशी कपड़ों का इस्तेमाल को बढ़ाना था और विदेशी कपड़ों के इस्तेमाल को हटाना था. ठीक है, तो ये भी अपना कुछ हैंडलूम वगैरह से जुड़ जाता है क्योंकि इसने क्या किया था, इंडिया के हैंडलूम इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था, तब ये स्वदेशी मूवमेंट लाया गया था. तो इसलिए 1905 इसका सन याद करना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. आगे हम थोड़ी बात और कर लेते हैं हैंडलूम की. सबसे पहली बात क्या है कि हैंडलूम कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर आती है. कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है, वो इंडस्ट्री होती है जो कि ड्वेलिंग वगैरह यानी कि घर वगैरह से स्टार्ट की जाती है. यानी कि घर में ही कुछ महिलाएं या फिर कुछ पुरुष या फिर बच्चों को घरेलू काम दे दिए जाते हैं, जैसे कि सीविंग के, पिकिंग के और निटिंग के. तो ये कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर आती है. और अगर हम कॉटेज इंडस्ट्री की बात करें तो मैंने शायद कॉटेज इंडस्ट्री की एक वीडियो भी डाल रखी है, वो आप देख सकते हैं. और वैसे बात करें तो कॉटेज इंडस्ट्री में क्या है कि घरेलू टूल्स का इस्तेमाल होता है, मैकेनिक टूल्स का इस्तेमाल कम होता है. यानी कि लोग क्या कर रहे हैं, अपनी बैम्बू स्टिक से उन्होंने कोई औजार बना रखे हैं, फिर घर के जो औजार बेसिक यूज़ होते हैं वो इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं. घर की लेबर होती है, यानी कि आउटसाइड लेबर इसके अंदर नहीं डाली जाती. और बात करें तो फ्रॉम स्पिनिंग द यार्न, कलरिंग टू वीविंग ऑन द लूम इफ़ डन बाय देम. यानी कि स्पिनिंग से लेके कलरिंग, वीविंग सारी की सारी चीज़ें घर में ही की जाती है. द टूल्स रिक्वायर्ड फॉर दिस एंटायर प्रोसेस आर मेड फ्रॉम वुड, समटाइम्स बैम्बू एंड दे डू नॉट रिक्वायर एनी इलेक्ट्रिसिटी टू रन दैम. यानी कि घरेलू जो भी नुस्खे या फिर घरेलू जो भी चीज़ें होती हैं उनसे चीज़ें बनती है, जैसे कि बम्बू या फिर वुड वगैरह से, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ बहुत कम होता है, फिर नहीं होता है. द एंटायर प्रोसेस ऑफ फैब्रिक प्रोडक्शन वॉज टोटली मैनुअल इन अर्लियर टाइम्स. यानी कि पहले तो क्या आता था, पूरा का पूरा मैनुअली हुआ करता था. दस दिस इज़ द मोस्ट इको फ्रेंडली वे ऑफ प्रोड्यूसिंग क्लॉथ्स. यानी कि अगर आपके क्वेश्चन आए कि इको फ्रेंडली कौन सा अपना है इन दोनों में से, तो हम क्या यूज़ करेंगे, उसमें हैंडलूम ही यूज़ करेंगे. आगे बात करते हैं काइंड्स ऑफ क्लोथ हैड अ लार्ज मार्केट इन यूरोप. यानी कि ऐसे कौन से इंडिया के काइंड्स ऑफ क्लोथ हुआ करते थे जिनका यूरोप में मार्केट बहुत बड़ा था. तो पहले तो शिंट्स नाम का एक कपड़ा आता था जिसको छिंट भी कहा करते थे, मतलब उसमें छींटे के डिज़ाइन हुआ करते थे. ये कहाँ पे फेमस था अपना, मतलब कहाँ पे ज़्यादा बनाया जाता था, कहाँ पे इसका हाई प्रोडक्शन होता था, तो वो 2
अपनी जगह थी। पहला था मसूलीपट्टनम और दूसरा आंध्र प्रदेश। दूसरा अपना जो यूज़ होता था उसे कहते थे कोज़ैज़ या फिर खाज़ा। ये भी एक तरीके का कपड़ा होता है, इसकी यूरोप में बहुत मांग थी। अगला है बंदाना, या फिर इसका जो वर्ड है जो ड्राइव हुआ है, ये वर्ड बंदाना, ये बंधन से ड्राइव हुआ है। ये क्या होता है, गले में डालने का एक स्कार्फ या फिर सर पे पहनने का एक स्कार्फ होता है, कलरफुल होता है, प्रिंटेड होता है। Bandhana is a brightly colored and printed scarf for neck and head. This word was derived from the word bandhan, used tying and dyeing. Tying और dyeing का इसमें यूज़ होता है। Mainly this pattern produced in Rajasthan and Gujarat, यानी कि सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ का था, राजस्थान और गुजरात का था, वहीं पे इसका हाई प्रोडक्शन हुआ करता था। आगे बात करें तो जामदानी की। जामदानी इज़ अ फाइन मुस्लिन ऑन विच डेकोरेटिव मोटिव्स आर वोवन ऑन द लूम, टाइपिकली इन ग्रे और वाइट कलर। ग्रे और वाइट कलर में मिलता था, मुस्लिन टाइप का कपड़ा होता था। इंपॉर्टेंट सेंटर्स के क्या थे, तो डक्का था बंगाल का और लखनऊ था अपना यूनाइटेड प्रोविंसेस का। आगे बात करते हैं नेम्स ऑफ डिफरेंट टेक्सटाइल टेल अस अबाउट द हिस्ट्री, यानी कि ऐसी कौन कौन सी टेक्सटाइल्स हुआ करती थी जो कि अपनी हिस्ट्री बताती है। तो यूरोपियन ट्रेडर first saw fine cotton cloth from India in Mosul in present day Iraq. They referred to all finely woven textiles as muslin. जब यूरोप यहाँ पे कपड़ा लेने आया था तो उसे कॉटन का क्लोथ सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था, तो उसने वो पहली बार कहाँ देखा था, मोसुल में देखा था। मोसुल यानी कि जो पहले भारत में हुआ करता था पर अब इराक में पड़ता है, तो उसने उसको क्या नाम दिया, मुस्लिन नाम दिया उसने उसको, उस कपड़े को, यानी कि उस कॉटन क्लोथ को मुस्लिन नाम दिया यूरोप ने। आगे बात करें पोर्तुगीज़ की, तो पोर्तुगीज़ यहाँ पे स्पाइसेस के लिए आए थे, यानी कि मसालों के लिए आए थे, पर उनको यहाँ पे एक कपड़ा भी दिखा जिसका नाम था कैलिको। तो उन्होंने उसको बेसिकली कॉटन टेक्सटाइल ही था, कॉटन का ही कपड़ा था, पर क्योंकि वो ऐसी जगह पर उतरे थे जहाँ पे उसको कैलिको बोला जाता था, तो फिर कैलिको नाम फेमस हो गया था। किसके लिए, कॉटन टेक्सटाइल के लिए। पोर्तुगीज फर्स्ट कम टू इंडिया इन सर्च ऑफ स्पाइसेस एंड लैंडेड इन कैलिकट ऑन द केरला कोस्ट in southwest India. They took back cotton textiles to Europe along with the spices, यानी कि spices तो लेकर गए, साथ में cotton textile भी लेके गए। They named it calico. Subsequently, calico became the general name for all cotton textile. यानी कि फिर क्या हुआ, जो आपका calico है वो जनरल नाम बन गया किसका, cotton textile का। Printed cotton textile called shints और कोसास या फिर खाजा। जो प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल होते थे उनको शिंट्स कहा जाता था या फिर कोजैस कहा जाता था, फिर खाजा कहा जाता था। इन्वेंशन की बात कर ली तो स्पिनिंग जेनी का इन्वेंटेड हुआ 1764 में जॉन काय ने किया। स्टीम इंजन को इन्वेंट किया रिचर्ड आर्कराइट ने 1786 में। एडमंड कार्टराइट की बात करें तो उन्होंने इन्वेंट किया पावर लूम 1785 में। और कॉटन गिन या फिर कॉटन की इंजन मशीन या फिर मैकेनिकली यूज़ होने वाली मशीन जो कि कॉटन को काटती थी, वो एली विटने ने इन्वेंट की। स्पिनिंग जेनी अपनी इन्वेंट की 1764 में जॉन काय ने। जेनी से जॉन, ये ऐसे याद हो सकता है कि स्पिनिंग जेनी तो जॉन काय 1764 में। अगला स्टीम इंजन तो आर्कराइट ने, स्टीम इंजन आर्कराइट 1786। एडमंड कार्टराइट ने पावर लूम का किया और कॉटन गिन का किया अपना एली विटने ने। आगे बात करेंगे कि कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर्स कौन थे जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंडिया में बहुत बढ़ावा दिया या फिर उनकी वजह से बहुत आगे बढ़ा। सबसे पहले अपने द्वारकानाथ टैगोर, यानी कि बेसिकली वो नाम से जो को कभी ऐसा अगर ऑप्शन में देखने को मिले कि ऐसे कौन से एंटरप्रेन्योर्स थे जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जोर दिया, तो कुछ अगर 4 ऑप्शन हो उसमें से एक नहीं हो तो आपको बस बेसिकली इनके नाम पता होने चाहिए। द्वारकानाथ टैगोर है, डिनशॉ पैटेट है, जमशेदजी नुसेरजी टाटा है, सेठ हुकुमचंद है और जी डी बिरला है। आगे बात करें कि ऐसे कुछ स्टेट जो कि फेमस हुए हैंडलूम के लिए या फिर फेमस है हैंडलूम के लिए, तो सबसे पहले है हरियाणा का पानीपत। पानीपत को हैंडलूम हब ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और सिटी ऑफ हैंडलूम्स भी कहा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ऐसा कोई स्टेट जो कि हैंडलूम के लिए इंपॉर्टेंट है तो वो कौन है, हरियाणा का पानीपत है, जिसको हब ऑफ हैंडलूम भी कहा जाता है और हैंडलूम सिटी भी कहा जाता है। आगे बात करेंगे ऐसा स्टेट जो कि फेमस है अपने पावर लूम के लिए, तो वो कौन सा है, महाराष्ट्र का स्टेट है भिवांडी। ठीक है, पावर लूम सेक्टर ऑफ भिवांडी। भिवांडी नोन फॉर इट्स पावर लूम इज सिचुएटेड एट अबाउट 30 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मुंबई इन महाराष्ट्र स्टेट। भिवांडी इज अ की टेक्सटाइल सेंटर ऑफ वेस्टर्न इंडिया, यानी कि यहाँ सबसे ज़्यादा पावर लूम पाया जाता है और फिर अपना प्रोड्यूस होता है। आगे इसमें से मैंने आपको बताया था कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं, तो नेम द हाउस होल्ड स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो हैंडलूम्स में जो अपने हाउस होल्ड स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है वो कौन कौन से होते हैं, चरखा और टकली होते हैं। What became a symbol of nationalism, यानी कि जब नेशनलिज्म की बात आती है तो हम किस ऐसा टेक्सटाइल का ऐसा या फिर कौन सा क्लोथ है जिसको हम अपना नेशनलिज्म का सिंबल मानते हैं, तो खादी को माना जाता है।
आगे बात करें, व्हाट डिड द फर्स्ट कॉटन मिल कम अप इन इंडिया एंड वेयर वाज इट सेटअप, यानी कि फर्स्ट कॉटन मिल कब आई और कहाँ सेटअप हुई। तो ये आई थी 1854 में, सबसे पहले फर्स्ट कॉटन मिल आई थी, और दूसरा ये सेटअप हुई थी बॉम्बे में। हु सेटअप द फर्स्ट इंडियन जूट मिल इन कैलकाटा एंड व्हेन, यानी कि किसने सबसे पहले इंडियन जूट मिल को कलकत्ता में सेटल किया था और कब। तो सेठ हुकुमचंद ने, जो कि एक मारवाड़ी बिजनेसमैन थे, उन्होंने पहली बार इंडियन जूट मिल को कलकत्ता में 1917 में इस्टेब्लिश किया था, या फिर कहा जाए कि इनॉग्रेट किया था। ठीक है, सो विद दिस आर वीडियो एंड, मैंने इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिए थे। आई होप आपको ये समझ आई होगी। एक बार अगर आप फिर से देखना चाहें तो हम ऐसे देख सकते हैं। हैंडलूम का मतलब हमने देखा कि हथकरघा होता है, ऐसा कि हमने जो कपड़ा इन्वेंट किया, फिर कपड़ा जो हमने बनाया है वो क्या हो, पूरा का पूरा हाथ के यूज़ से हो, मैनुअली यूज़ से हो, उसमें मैकेनिकली का कोई यूज़ ना हो, वो अपना हैंडलूम के अंदर आएगा। पावरलूम उसका उल्टा हो जाता है, पावर का यूज़ किया, मैकेनिक का यूज़ किया है, अपना हमने इंजन्स, इलेक्ट्रिक पावर, ये सब यूज़ किया है। पीएम मनमोहन सिंह की हमने बात की, उन्होंने 2006 में 28 जून 2006 को इसका हॉलमार्क एक जारी किया था। अगर उस टाइम के टेक्सटाइल मिनिस्टर की बात करें तो वो थे श्री शंकरेसन वघेला। आगे हमने बात की थी इनकी नेशनल हैंडलूम डे कब आता है, तो 7 अगस्त को आता है। पहली बार कब मनाया गया था, तो 7 अगस्त 2015 को पीएम मोदी द्वारा मनाया गया था। और अगर हम बात करें कि हैंडलूम से क्या जुड़ा हुआ है, तो 1905 का स्वदेशी मूवमेंट जुड़ा हुआ है, जिसमें हमने विदेशी कपड़ों को जलाकर उनका बहिष्कार किया था। आगे बात करें कि हैंडलूम इंडस्ट्री क्या है, तो एक कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर आती है। इसमें सारा का सारा घर से काम होता है, घर के टूल यूज़ होते हैं, मैकेनिकल इन टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होता है। स्पिनिंग से लेके, कलरिंग से लेके, वीविंग से लेके, सब कुछ का सारा काम अपना घर से होता है या फिर मैनुअली किया जाता है। टूल्स इसमें कैसे यूज़ होते हैं, घर के टूल्स होते हैं, बैम्बू से बने हुए, वुड से बने हुए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल्कुल यूज़ नहीं होता है, इसलिए से इको फ्रेंडली प्रोड्यूसिंग क्लॉथ्स भी कहा जाता है। आगे बात करें कि ऐसे कौन कौन से काइंड ऑफ क्लॉथ थे जो कि यूरोप में बहुत फेमस हुए, तो पहला था शिंट्स, जो कि मसूलीपट्टनम और आंध्र प्रदेश में इसका हाई प्रोडक्शन था। दूसरा था कोजैज या फिर खासा, बंदाना जो कि एक स्कार्फ की तरह होता है, जो कि आप गले पे या फिर सर पे बांधते हैं, इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन था राजस्थान और गुजरात में। जामदानी की बात करें तो एक फाइन मुस्लिन हुआ करता था, इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन था अपना बंगाल के डक्का में, और दूसरा लखनऊ जो कि यूपी यूनाइटेड प्रोविंसेस में था। अगली बात करें हम अपने की डिफरेंट टेक्सटाइल की क्या क्या स्टोरी है, तो भाई स्टोरी क्या है कि जैसे कि यूरोपियन लोग जब यहाँ पे आए थे, तो उन्होंने मोसुल नाम की एक मतलब कपड़ा, एक जगह से कपड़ा लिया था, जो कि क्या था, कॉटन का ही कपड़ा था, पर क्योंकि उन्होंने उसे मोसुल नाम की जगह से दिया था, इसलिए उन्होंने उसका नाम मुस्लिम रख दिया था। ठीक है, और आज का वो प्रेजेंट डे जहाँ पे मोसुल है, तो वो है इराक। आगे बात करें, पोर्तुगीज़ यहाँ पे स्पाइसेस की खोज में आए थे, पर उन्हें, क्योंकि वो कैलीकट में केरला कोस्ट पे उतरे थे, वहाँ पे उन्होंने कपड़ा देखा जिसको उन्होंने कैलिको नाम दे दिया। हालांकि वो एक कॉटन टेक्सटाइल का कपड़ा है या फिर कॉटन कपड़ा था, ठीक है, पर क्योंकि वो उस जगह का था इसलिए उसको कैलिको नाम से फेमस हुआ वो, और पोर्तुगीज़ उसको अपने साथ में लेकर गए। आगे हम बात करें कि प्रिंटेड क्लोथ्स कौन से थे अपने, तो शिंट्स और कोसास या फिर खाजा थे। इन्वेंशंस की बात करें तो स्पिनिंग जेनी जॉन काय ने 1764 में इन्वेंट की। स्टीम इंजन रिचर्ड आर्कराइट ने 1786 में। एडमंड कार्टराइट ने इन्वेंट किया पावर लूम 1785 में। और कॉटन गिन या फिर कॉटन इंजन जिसको हम कहते हैं, वो इन्वेंट किया अपना एली विटने ने। एंटरप्रेन्योर्स कौन कौन हुए जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जोर दिया इंडिया में, तो वो हुआ करते थे अपने द्वारकानाथ टैगोर, डीनशॉ पैटिट, जमशेदजी नुसवारवंजी टाटा, सेठ हुकुमचंद, जीडी बिरला। फिर ऐसे कौन सा अभी रिसेंटली जो स्टेट फेमस है हैंडलूम के लिए, तो हरियाणा फेमस है, जो कि पानीपत को हैंडलूम हब भी कहा जाता है और हैंडलूम सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। पावरलूम के लिए कौन फेमस है, तो महाराष्ट्र का भिवांडी फेमस है। आगे बात करी थी हमने कुछ क्वेश्चन की कि ऐसे कौन कौन से टूल है जो कि यूज़ हुआ करते हैं, तो चरखा और टकली यूज़ होते हैं। और हमने ये पूछा था कि कौन सा ऐसा सिंबल है टेक्सटाइल का जो कि नेशनलिज्म को शो करता है, तो वो है खादी। फर्स्ट कॉटन मिल इंडिया में कहाँ खुली थी, तो 1854 में खुली थी, बम्बई में खुली थी। इंडियन जूट मिल कब खुली थी, तो 1917 में सेठ हुकुमचंद ने कलकत्ता में खोली थी। सो विद दिस आर वीडियो एंड आई होप you like the video. If you like the video, please press the like button, share the video and subscribe my channel. Thank you and bye bye.